वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 12 भाग 2 पर्यटन। पर्यटन के नए प्रकार। पर्यटन के पारंपरिक प्रकारों से हम परिचित हैं, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, सृजनात्मक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, शीतकालीन पर्यटन हो। अब हम जानेंगे पर्यटन के कुछ नए प्रकार जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। पर्यावरण स्नेही पर्यटन या इको टूरिज्म जिसे हम कहते हैं। कृषि पर्यटन, एग्रो टूरिज्म। और तीसरा है सिनेमा पर्यटन या सिनेमा टूरिज्म। क्या है पर्यावरण स्नेही पर्यटन या इको टूरिज्म? जैसा कि हम थोड़ा बहुत नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो पर्यावरण से स्नेह करता हो ऐसा पर्यटन। यानी आजकल यह समय की मांग है। आज पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होते जा रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, हर एक प्रकार के प्रदूषण से हम परिचित हैं। तो पर्यावरण से स्नेह करने वाला पर्यटन, ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात करे, उसे हम कहते हैं पर्यावरण स्नेही पर्यटन या इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म या पर्यावरण स्नेही पर्यटन के अंतर्गत किन मुद्दों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब भी घूमने के लिए जाएं किसी भी स्थान पर, हम पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा न डालें। वैसे तो ये सभी जगह हम किसी भी प्रकार का पर्यटन हम करें, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे शीतकालीन या किसी भी अन्य प्रकार का पर्यटन, हम जहां भी घूमने जाएं अपना कूड़ा कचरा जहां निर्धारित स्थान है वहीं पर फेंकें, कहीं पर भी यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा न फेंकें। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण रोकना। वहां जाकर हम बड़े जोर जोर से हम अपने चिल्ला चिल्ला कर बोलें, बात करें या जोर जोर से लाउड स्पीकर पे गाने लगा दें, ये सब हमें नहीं करना है। वृक्ष एवं वन्य पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचानी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करें, पर्यावरण रक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए काम करें। ये इको टूरिज्म या पर्यावरण स्नेही पर्यटन के मुख्य मुद्दे हैं। कृषि पर्यटन या एग्रो टूरिज्म। आजकल एग्रो टूरिज्म की चर्चा बहुत जोरों पर रहती है। आपको स्लाइड देखकर भी कुछ समझ में आ गया होगा कि ऐसे स्थान जहां पर हम सीधे सीधे खेती या कृषि से जुड़ते हैं, बागानों से जुड़ते हैं,
बाग बगीचों से जुड़ते हैं। कृषि पर्यटन केवल सब्जी की खेती की बात नहीं होती है। इसमें हम यहाँ पर बात संपूर्ण रूप से हर प्रकार के चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो फूलों की बात हो, फलों की बात हो या अनाज की बात हो। यहाँ पर हम चाय के बागान देख रहे हैं, आम के बगीचे देख रहे हैं और यहाँ पे अन्य कुछ फलों के हमें पेड़ जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो यह आता है कृषि पर्यटन के अंतर्गत। पर्यटन, एग्रो टूरिज्म। यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं धान की खेती है तो कहीं कोई सब्जी है, कहीं कोई फूल लगे होंगे, कहीं चाय के बागान हैं और कहीं इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए कुछ लोग या पर्यटक। तो क्या होता है कृषि पर्यटन में? शहर से दूर प्रदूषण मुक्त स्थानों पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर जिले में कृषि पर्यटन के लिए उत्तम पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। यहाँ पर जाकर लोग ये खेती कैसे की जाती है इसकी पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, समझते हैं, उसमें किन औजारों का उपयोग होता है, कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, सिंचाई किस तरह से की जाती है, फिर इन पौधों का, फसलों का संरक्षण कैसे होता है, कैसे कीटकों से इनका बचाव होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जाना जाता है। उसके लिए वहाँ गाइड होते हैं या स्वयं कृषक जो है वो इसको बात को स्पष्ट करता है, समझाता है। तो आजकल ये कृषि पर्यटन बहुत जोरों पर है। इससे क्या होता है कि एक तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है, इस बात की उन्हें जानकारी मिलती है कि जो अनाज हम अपने घरों में खा रहे हैं वह कितनी मेहनत से उगाया जाता है, जो फल, जो सब्जी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होती है और थोड़ी देर हम शहर के प्रदूषण से, शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति के साथ अपना जीवन बिताते हैं। वाह, ये चित्र किसका है? यह चित्र है किसी प्राकृतिक स्थान का और उसके साथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रही है फिल्म की पट्टियाँ। ये है सिनेमा पर्यटन। ये बिल्कुल नए प्रकार का पर्यटन स्थल है, पर्यटन का प्रकार भी है। किस तरह से आओ जानते हैं। जिन स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है उन कलाकारों को देखने के लिए, शूटिंग की प्रक्रिया देखने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो चित्रीकरण स्थल पर या जहाँ शूटिंग की जा रही है उस स्थान पर पर्यटकों को आमंत्रित किया जाता है, उन्हें आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे पर्यटक वहाँ पर आते हैं और आते हैं तो वो शूटिंग भी देखते हैं, वहाँ और भी चीज़ें देखते हैं, वहाँ खाना पीना करते हैं, उनके लिए मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं। तो इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लोगों को एक नई तकनीक की जानकारी मिलती है। तो ये एक नए प्रकार का पर्यटन जो है ये आजकल विकसित हो रहा है। और जैसे मुंबई में हम देखें तो मुंबई में फिल्म सिटी, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी इस तरह से डेवलप की गई है कि वहाँ पर लोग दूर दूर से उन स्थानों को देखने के लिए हैं। ये हम देख रहे हैं दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी, मुंबई की फिल्म सिटी है। ये बहुत ही कितना प्रशस्त इसका एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। और यह जो स्थान है इसमें यहाँ अंदर बहुत ही प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर स्थान है। बहुत सारे सेट यहाँ परमानेंट बने हुए हैं। ये जो सीरियल देखते हैं या हम जो फिल्में देखते हैं उसमें बहुत सारे जो स्थान हम देखते हैं, चाहे वो किसी नदी किनारे का दृश्य हो, किसी जंगल का दृश्य हो, किसी सोसाइटी का दृश्य हो, वह सारे सेट इन फिल्म सिटीज़ में बने हुए हैं। चाहे वो हम किसी भी चैनल पे आजकल हम बहुत सारे सीरियल देखते हैं, उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर देखते हैं तो हमें लगता है हाय कितना अच्छा घर है। तो वो सारी जो है वो सेट बना हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख भी रहे हो। तो फिल्म सिटी में पर्यटक जाते हैं देखने के लिए इन जगहों को, और मनुष्य का एक स्वाभाविक आकर्षण है फिल्मों के प्रति। तो हमें ये जानने की उत्कंठा होती है कि अरे इसकी शूटिंग कैसे हुई होगी, ये शूटिंग किस प्रकार से हुई होगी, किस जगह पर हुई होगी। तो लोगों की शंकाओं का या उत्कंठाओं का समाधान मिलता है यहाँ पर पहुँचकर।
और एक यहाँ जितने ज़्यादा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे उतना आवागमन बढ़ेगा, उतने रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, तो इस तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। यह है हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी। बहुत ही भव्य और प्रशस्त फिल्म सिटी की नगरी है ये। इसके अंदर इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर सेट बने हुए हैं कि उन सेट को देखने में हमें एकदम से हम आकर्षण में उनके खो जाते हैं। तो आजकल ये जो सिनेमा पर्यटन है, ये पर्यटन के एक नए प्रकार के रूप में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। ये है भारत के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता। हम सब जानते हैं हमारा भारत विविधताओं का देश है, प्राकृतिक विविधताओं का देश है, सामाजिक विविधताओं का देश है, सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के आपको पर्यटन स्थल मिलते हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल मिलते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हमें मिलते हैं, समुद्र तटीय स्थल हमें मिलते हैं, गर्म पानी के कुंड जैसे पर्यटन स्थल हमें मिलते हैं, अभयारण्य हमें मिलते हैं। तो यह जो भारत है, ये बहुत सारी विविधता लिए हुए अपने आप में एक परिपूर्ण देश है। तो भारत में पर्यटन विकास का क्या महत्व हो सकता है? यहाँ पर पर्यटन के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि हर प्रकार का पर्यटन है। चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच जाएं तो वहाँ शीतकालीन पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है तो वहाँ पर है। चाहे हम मैदानी प्रदेशों में पहुंच जाएं तो वहाँ पर भी बहुत अनेक प्रकार के पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक शिल्प हैं, सांस्कृतिक शिल्प हैं, बहुत सारी जगहें हमारे देश में हैं जहाँ पर यदि हम पूरा अपना देश ही घूमने का प्लान बनाए तो हमारा जीवन कम पड़ जाता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता, त्योहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए हुए विविधतापूर्ण भोजन तथा भारतीयों की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण भारत में पर्यटन के लिए बहुत अवसर हैं। अब यहाँ तो हम भोजन पर आधारित भी पर्यटन हम कर सकते हैं। हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ के एक भोजन की अपनी विशेषता है, उत्तर भारत के भोजन की अपनी विशेषता है, गुजरात के भोजन की अपनी खासियत है, तो महाराष्ट्र के भोजन की अपनी एक अलग परंपरा है। तो हमारे यहाँ तो इतनी सारी विविधताएं हैं कि यदि हमारा देश चाहे तो एक पर्यटन आधारित इंडस्ट्री हम अलग से डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे पर्यटन हम अपने देश में उपलब्ध करा सकते हैं, और जब पर्यटन का विकास होगा तो देश की इकोनॉमी का भी विकास होता है। यह हमारे भारत देश का मानचित्र, उसका एक हिस्सा, पश्चिमी समुद्री तट का यह प्रदेश है, और यह हमारा महाराष्ट्र राज्य। ये जो नीली पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये महाराष्ट्र का पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी समुद्री तटीय प्रदेश, और इसमें एक स्थान है तारकर्ली। ये हम देख रहे हैं, मालवण तहसील, जिला सिंधुदुर्ग, तारकर्ली। अब ये तारकर्ली किस लिए प्रसिद्ध है और मैंने आपको ये चित्र क्यों दिखाया, मानचित्र? तो पहली बात तो हम जब भी इतिहास या भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन करें तो हमारे सामने यदि मानचित्र हो तो किसी भी बात को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब तारकर्ली जो है ये मालवण तहसील में है, समुद्री किनारा है, एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ ये स्थान है। अब इसके बारे में हम जो जानकारी देंगे तो ये बात आपके मन में अपने आप सहज रूप से आपको याद हो जाएगी। आपको अलग से याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मानचित्र देखा हुआ है। मानचित्र में हम देख रहे हैं ये अरब सागर है, ये अरब सागर के एक किनारे का एक क्षेत्र है तारकर्ली। अब देखते हैं तारकर्ली की विशेषता क्या है। यहाँ पर आपको इस मानचित्र में स्पष्ट हो रहा है, ये भारत का मानचित्र और ये महाराष्ट्र का मानचित्र है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। कोंकण में तारकर्ली यह स्थान समुद्र तल और वहां की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है ये तारकर्ली स्थान। इस स्थान पर पर्यटकों को स्नॉर्केलिंग एवं स्कूबा डाइविंग की सुविधा मिलती है। अब ये स्नॉर्केलिंग क्या है और स्कूबा डाइविंग क्या है, इसको आने वाली स्लाइड में हम देखते हैं। पर हम फन एंड एडवेंचरस अंडर वाटर एक्टिविटीज, स्नॉर्केलिंग और स्कूबा डाइविंग ये फन एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं, पानी के नीचे की जाने वाली गतिविधियां हैं।
कई बार मनोरंजन के लिए होती हैं, कई बार साहसिक गतिविधियां होती हैं। तो पानी के नीचे है तो पहली बात साहसिक तो हो ही गई, मनोरंजन तो खैर हर एक गतिविधि में जुड़ा ही रहता है। तो ये हम देख रहे हैं स्नॉर्केलिंग। स्नॉर्केलिंग ये समुद्र हमें कहीं भी पानी के नीचे जाने में हमें सुविधा मिलती है। इसमें एक तरह का मास्क हम लगाते हैं और एक आप छोटी सी ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब हमारे साथ जुड़ी हुई होती है और ताकि हम सांस आसानी से ले सके और पानी के नीचे जाकर हम समुद्र के तल तक पहुंचकर, कम गहराई वाले समुद्र में पहुंचकर हम वहाँ के जीव सृष्टि देख सकते हैं। वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ पे किस किस तरह की मछलियाँ हैं, किस तरह के पौधे हैं, किस तरह के शैवाल हैं, किस तरह की चट्टानें हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कर सकते हैं। ये मनोरंजन के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। यहाँ हम देख रहे हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग भी पानी के नीचे ही हमें ले जाती है, लेकिन इसकी जो पोशाक होती है वो अलग से एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है। चेहरे पर एक पूरा मास्क अलग से होता है, पीठ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और स्कूबा डाइविंग हमें गहरे पानी में हम यदि जाते हैं तो उसमें हमें सहायता मिलती है, वह वहाँ पर हमारा संतुलन बनाए रखता है। तो इस तरह से ये स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग ये एडवेंचरस अंडर वाटर एक्टिविटीज़ है। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडल द्वारा तारकर्ली, तहसील मालवण, जिला सिंधुदुर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। अब इसके लिए यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और यहाँ पर ये प्रशिक्षण केंद्र भी है तो लोग सीखने के लिए भी जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ ये पर्यटन का विकास हुआ है और रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर लोगों को मिले हैं। पर्यटन और आर्थिक विकास। जब हम किसी स्थान का पर्यटन करते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि उस जगह का आर्थिक विकास होता है। कैसे भाई, जब कोई किसी स्थान पर घूमने के लिए गया है तो सबसे पहले क्या जरूरी है मनुष्य के लिए? भोजन, भूख। सबसे कहीं भी हम रहें, चाहे पहाड़ी स्थान पर रहें, चाहे समुद्र तटीय स्थान पर रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे हवा में रहें, कहीं भी रहें, सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो उपहार गृह जहाँ पे हल्के फुल्के नाश्ते, चाय, कॉफ़ी, शरबत, अन्य प्रकार के पेय पदार्थ और नाश्ते के सामान हमें मिल जाते हैं। दुकानें, सामान खरीदने के लिए दुकानें चाहिए, हमें रोज़मर्रा का सामान चाहिए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन हो, ब्रश हो, छोटे मोटे कपड़े हों या दवाइयाँ हो या अन्य ज़रूरत के सामान हो, तो ये दुकानों की आवश्यकता हमें पड़ती है। यातायात व्यवस्था तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, टैक्सी, कार की सुविधा ही नहीं होगी तो हम किसी स्थान पर कैसे पहुंच सकेंगे? तो जब पर्यटन स्थल विकसित होते हैं तो यातायात व्यवस्था में बढ़ोतरी होती है। मनोरंजन स्थल, वहां पर उस पर्यटन स्थल पर अनेक प्रकार के मनोरंजन स्थल भी बनते हैं, क्योंकि अब हम पहुंच गए, मान लीजिए हम शिमला में पहुंच गए तो हमने एक दिन देख लिया, पहाड़ वगैरह सब देख लिया, लेकिन मनोरंजन के और साधन हमारे लिए वहां पर क्या? तो वहां पर अनेक प्रकार के ऐसी जगहों पर मनोरंजन के साधन स्थल भी बनाए जाते हैं। यात्री निवास स्थान, यानी लोग जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ? तो धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, लॉज में या बड़े बड़े होटल्स में। तो ये सब चीज़ें जब बनेंगी वहाँ पर तो पहले तो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, वो चीज़ें बनेंगी तो उसमें मजदूर लगेंगे, काम लोगों को मिलेगा, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, मैनेजर, श्रमिक वर्ग, सभी तरह की चीज़ें होंगी। सामान बिकेगा, लोहा, ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी, है ना, बहुत सारे सामान बिकेंगे। तो वो सारे एक चीज़ों की बिक्री होगी, खरीदारी होगी, यानी व्यापार में वृद्धि होगी। फिर वहाँ पर होटल बनेगा तो होटल में जो काम करने वाले लोग वहाँ पर, फिर उनको रोजगार मिलेगा। काम करने वाले अनेक प्रकार के लोग, चाहे बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक या होटल की सफाई करने से लेकर मैनेजर तक के लोगों को रोजगार की उपलब्धता मिलेगी। तो इस तरह से क्या होगा? उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। तो पर्यटन के द्वारा किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास अच्छी तरह से हो सकता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे समुद्र के तटीय स्थान हो, कोई भी स्थान हो, वहां का आर्थिक विकास निश्चित ही होता है। तो रोजगार निर्मित होती है और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। और पर्यावरणीय विकास, पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है।
अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। निवास स्थान, रिसॉर्ट्स, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। तो जब भी हम किसी स्थान का पर्यटन करेंगे, चाहे वो अभयारण्य हो, अभयारण्य मतलब ऐसे जंगल का क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया जाता है। वहाँ वैसे तो शिकार करना आजकल सभी जगह गैर कानूनी है, अमान्य है। अभयारण्यों में जो है वहाँ के जो भी पशु पक्षी जिनका भी संरक्षण करना है, जिनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, ऐसे पक्षियों का, पशुओं का संरक्षण किया जाता है और इसे हम कहते हैं अभयारण्य। तो हमारे देश में कई अभयारण्य विकसित हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो उत्तराखंड का, चाहे वो गुजरात का गिर प्रदेश हो, गिर जंगल का क्षेत्र हो, महाराष्ट्र में हम बात करें तो मेलघाट है, ताड़ोबा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़, इस तरह से अनेक, राजस्थान में बात करें तो भरतपुर, इस तरह के अनेक अभयारण्य हमारे देश में आज विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इस तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश के हर राज्य में, जिलों में घोषित किए गए हैं और इनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। सरकार इसमें पूरा निवेश करती है, ये सरकारी कब्जे में रहते हैं। यहाँ पर जब इन स्थानों पर घूमने के लिए लोग जाएंगे, पर्यटक जाएंगे, तो पहले उनके लिए होटल की सुविधा, रुकने के लिए निवास स्थान की सुविधा, रिसॉर्ट्स, यातायात, मैंने पहले ही कहा कि यातायात तो सबसे महत्वपूर्ण है, खाने पीने के लिए होटल, अन्य सामान खरीदने के लिए दुकानें, तो इन सब घटकों की रचना की जाती है, लेकिन पर्यावरण पूरक पद्धति से, यानी पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे और लोगों को सुविधा भी मिले। इस तरह से पर्यटन के द्वारा पर्यावरण का विकास भी किया जाता है। पर्यटन और पर्यावरणीय विकास, इसमें बिजली और पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। हम पर्यावरण का विकास करते हैं, पर्यटन का विकास करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हमें सबसे चीज की आवश्यकता क्या है? बिजली और पानी। तो इनका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। रिसाइकल और रीयूज की संकल्पना को उपयोग किया जाता है, यानी पुनः प्रक्रिया, ऐसे सामान जिन पर पुनः प्रक्रिया की जा सके। आजकल रिसाइकलिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा ही विकसित हो रहा है और पुनः उपयोग, किसी चीज़ को रिसाइकल करके फिर से उसका उपयोग किया जा सके, इस तरह की संकल्पना को उपयोग में लाया जाता है। जैसे बहुत से कागज हैं जो हम फेंक देते हैं, पुराने कागज हो गए, रद्दी कागज है, फेंक देते हैं, तो उस कागज पर प्रक्रिया की जाती है, यानी फिर से उस कागज को सड़ाया जाता है, उसको विशेष प्रकार के घोल में भिगा के रखते हैं। वो जब कागज एकदम लुगदी जैसा बन जाता है, गल जाता है, तो फिर उसकी लुगदी बनाकर फिर से उसका नया पेपर बनाया जाता है और उस नए पेपर से, नए कागज से फिर थैलियाँ या अन्य कागज की वस्तुएं बनती हैं। तो ये रिसाइकल एंड रीयूज, पुनः प्रक्रिया और पुनः उपयोग, इस संकल्पना को अमल में लाया जाता है ताकि पर्यावरण का संरक्षण अच्छे से हो सके, पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षित रखकर पर्यटन विकसित किया जाता है। पर्यटन और स्वास्थ्य, हमारे देश में कुछ पर्यटक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा भारत देश बहुत ही समृद्ध देश है। आयुर्वेद और योग शास्त्र, प्राणायाम, इन सब से शरीर को एक सुदृढ़ता मिलती है, मन को शांति मिलती है और मन को मजबूती भी मिलती है। मनुष्य का शारीरिक और भावनात्मक विकास जो होता है वो योग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से होता है। तो भारत में दुनिया भर से लोग आते हैं इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। भारत जो है, आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत ने प्राचीन काल में बहुत प्रगति की थी और आज भी आयुर्वेद जो है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के अनेक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। और योग तो करो योग, रहो निरोग,
और योग का तो भारत ने इतना प्रचार किया है कि अब भारत दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जून के महीने में किस तारीख को, इसके लिए इसकी आप खोज करें कि जून में किस तारीख को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो भारत जो है योग शास्त्र का जनक है। योग की शुरुआत भारत से ही हुई है। भारत ने दुनिया को बहुत सारी नियामतें दी हैं, बहुत सारी खोजें भारत ने दुनिया को दी है, और उसमें से योग एक महत्वपूर्ण खोज है। पर्यटन और स्वास्थ्य के अंतर्गत यहाँ पर लोग आयुर्वेद का ज्ञान लेने आते हैं, आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा लेने आते हैं, योग शास्त्र सीखने आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा लेने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, और इसके साथ साथ सस्ती शल्य चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भी लोग आते हैं। बहुत प्रकार के इस तरह के शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन ऐसे हैं जो भारत में आज सफलतापूर्वक किए जाते हैं, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो, या अनेक प्रकार के लेटेस्ट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ऑपरेशन भारत में आज किया जाता है। और यहाँ पर इसमें खर्च कम आता है, विदेशों की तुलना में भारत में इसमें खर्च कम आता है। मान लीजिए कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना है तो हो सकता है अमेरिका में वही ऑपरेशन करने में 40 लाख का खर्चा होता हो, तो भारत में वही ऑपरेशन करने में 10 लाख का ही खर्च होता है। तो इस तरह से भारत में शल्य चिकित्सा सस्ती है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर शल्य चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह से वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है। अब वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है तो इसमें जो लोग आएंगे इस पर्यटन में, तो उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा वाले होटल या हॉस्पिटल बनेंगे। उनके लिए खान पान जो होगा बहुत मसालेदार खान पान नहीं होगा, तो उनके लिए होटल में भी अलग तरह से एक डिपार्टमेंट बनेगा जहाँ पे कि पेशेंट्स को या मरीजों को खाना मिले। उनके रहने के लिए जो सुविधाएं होंगी, उनके लिए पलंग कैसा हो, बेड कैसा हो, उनके लिए वॉशरूम या टॉयलेट किस तरह का बनाया जाए, तो एक अलग तरह की सुख सुविधाएं या आवश्यक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक नए तरह का पर्यटन और नए तरह का विकास होता है। और ऐसी सुविधाओं से ही वैद्यकीय पर्यटन विकसित होता है, और भारत में यह पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। सामाजिक विकास, पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति, इन घटकों का पर्यटन में समावेश करने से समाज के उपेक्षित घटकों को विकास करने का अवसर मिलता है। महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन, बाबा आमटे का आनंदवन प्रकल्प, रालेगांव सिद्धि प्रकल्प, हिवरे बाजार, भिलार गांव, पुस्तकों का गांव जिसे हम कहते हैं, जैसे आदर्श गांवों की यात्रा करने से सामाजिक जागरूकता या चेतना का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का मेलघाट ये क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर आज भी आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सैकड़ों वर्षों से मेलघाट में इन परंपराओं का जतन किया जा रहा है, और हर तीज त्योहार पर इनकी अपनी परंपराएं हैं। अपने तरह से ये त्योहारों को मनाते हैं, और उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यह हम देख रहे हैं महान समाज सेवी बाबा आमटे का आनंद वन प्रकल्प, और ये है रालेगण सिद्धि गांव, जो आज के डेट में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। आदर्श गांव दूसरा है हिवरे बाजार। ये भी महाराष्ट्र में एक आदर्श गांव के रूप में इसकी ख्याति है, और लोग इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, और इस बाजार, ये जो हिवरे बाजार है, ये बाजार नहीं है, इस गांव का नाम ही हिवरे बाजार है। यहाँ के लोगों ने बापू के कथन को सत्य प्रमाणित किया है, बापू के सपनों को सच्चाई प्रदान की है, और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग हिवरे बाजार आते हैं। और भारत का पहला पुस्तकांश गांव भिलार, ये महाराष्ट्र में सातारा के पास, महाबलेश्वर के पास पुस्तकांश गांव भिलार, यहाँ पर
वाचन संस्कृति का जतन करने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए गए हैं। बच्चों, कभी भी यदि आपको अवसर मिले, मौका मिले तो जरूर भिलार हम इसका पर्यटन करें और वहाँ पर महाराष्ट्र शासन के इस अभिनव उपक्रम को जानें, समझें और स्वयं भी कुछ पढ़ने की संस्कृति का विकास करें। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।